जोहार सभी लोगों को। सबसे पहले मैं द न्यूज़ ग्लासेस के जो नौजवान लोग हैं जो इसके काम कर रहे हैं, विशेषकर अजीत जी, विकास जी, रंजीत जी, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि आज लगभग तकरीबन आपका 2 महीना पार हो चुका है और हम सभी लोग कोरोना के जो संक्रमण काल से हम सभी लोग गुजर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं महसूस किया कि अपनी बातों को आप तक थोड़ा शेयर करूं, आपके साथ बातचीत करूं। और इसी के क्रम में आज मैं आप सभी लोगों से मिल रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आज के बाद जो भी चीज़ें, जो बातें जो आएंगी, हमें लगता है कि सकारात्मक रूप से राज्य के हित में और विशेषकर जो आपका जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से हम सभी लोगों को निजात पाने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज विशेषकर अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में कई ऐसे महत्वपूर्ण जन मुद्दा है और उसमें से अगर हम पहला मुद्दा हम देखें तो पलायन जैसा मुद्दा एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। हम सभी शायद इतना किसी को अंदाजा नहीं था और ना पूरी इसकी जानकारी थी। इतनी भारी संख्या में आज हमारे प्रदेश के युवक युवतियां, छात्र छात्राएं और किसान मजदूर भी दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं और अपने जीविका उपार्जन के लिए वहां पर जाते हैं। और इसमें से कितने लोग हैं जो लोग, अगर आज कहा जाए तो हमारे जो यहाँ के इस प्रदेश में, जबकि इस प्रदेश में खनिज संपदा का अकुत भंडार है, लेकिन भी हम कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव के कारण या तो हमें लगता है कि एक तरफ से जो आम लोगों के द्वारा जो लोग, जो आपका सामाजिक संगठन सब में काम करते हैं, इन तमाम लोगों की शायद हमें लगता है दूरदर्शिता का अभाव के कारण ही इसमें किसी तरह का योजनाओं को, सही चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं। नतीजा जो हमारे सभी वर्ग के लोग अपना खेती बाड़ी छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं और आज इनकी संख्या अगर देखा जाए तो जो परिस्थिति जो दिखाई दे रहा है, ऐसे आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो 7.5 लाख 8 लाख है, लेकिन हमें लगता है इसे बढ़कर 15 लाख तक तकरीबन आपके मजदूर, प्रवासी मजदूर हमारे इस प्रदेश के दूसरे प्रदेश में काम करते हैं। उसमें से कुछ कुशल मजदूर भी हैं, अकुशल मजदूर भी हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए इसको हमें एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से
क्योंकि ये जो नई सरकार है, इस सरकार से बहुत उम्मीदें भी है। हम जो ये तमाम जो हमारे जो बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं, चाहे आपके मजदूर किसान हैं, चाहे नौजवान है, ये जो दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, उसको हम अपने ही प्रदेश में कैसे एकोमोडेट करें, कैसे उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराएं। हालांकि ऐसा संभव है तब है कि हम राजनीतिक लोगों को और यहाँ के कुछ शिक्षाविद से लेकर के कुछ और विद्वान लोगों के साथ में बैठकर एक तत्काल एक अच्छी योजना पर हमें विचार करना चाहिए। और इसके लिए जो सरकार के पास कई एक उपाय हैं, और ऐसा भी नहीं है कि संभव नहीं है, निश्चित रूप से संभव है। अगर इच्छा शक्ति हम रख लेंगे तो हमारे ये मजदूर को हम यहीं उसको हम रोजगार दे सकते हैं, यहीं इसको इसी प्रदेश में उसको हम सम्मान दे सकते हैं। लेकिन चीज़ों को समझना होगा। जैसे हमारे मनरेगा जैसे योजना में हम जो यहाँ पर जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, उसको जो यहाँ मजदूरी मिलता है, अब उससे मजदूर में उस मजदूरी में भी उनके साथ कई एक तरह की प्रक्रिया से रिलेटेड अड़चने होती है, तो लोग इस तरह के काम नहीं करना चाहते हैं। दूसरे प्रदेश जब मजदूरी के रूप में काम करता है, तो जहाँ यहाँ पर 300 रुपया सही तरीके से नहीं मिल पाता है, लेकिन दूसरे प्रदेश में उसको एक दिन में 500, 600 से लेकर के 1000 रुपया मजदूर को मिलता है। इसीलिए ये अपना जो प्रदेश हमारा, इस प्रदेश से वो दूसरे जगह चला जाता है। लेकिन हम इस पर हमें भी विचार करना चाहिए। और अभी के इस लॉकडाउन जो हुआ, आपका कोरोना जैसा मामला जब आया, तो इसे हमें सीखना चाहिए। और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हम यहाँ के मजदूर बेरोजगारों को कभी हम सही तरीके से सम्मान हमने नहीं दिया, और इसी का नतीजा आज इस प्रदेश से मैक्सिमम मजदूर, किसान और बेरोजगार लोग दूसरे प्रदेश पर जाकर के अपना जीविका उपार्जन करते हैं। इसलिए मेरा आपका जो न्यूज ग्लासेस है, उसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसे हमको सीख लेते हुए सबसे पहले पलायन पर एक बड़ी योजना बनाते हुए हम यहाँ के नौजवानों को कैसे हम रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो घोषणाओं का भी अमल होना चाहिए। साथ साथ में आपके यहाँ पर जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर है, आपका बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, इन तमाम चीज़ों से यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर के और सारी चीज़ें हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ एक आपसी समन्वय बैठा करके हम यहाँ जो हमारा जो भी रोजगार, जो मजदूर हैं हमारे, जो आपका स्किल्ड है उसको भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं, और अनस्किल्ड है उसको भी एकोमोडेट कर सकते हैं, बशर्ते कि इच्छा शक्ति हो। और झारखंड में इसका अभाव नहीं है। हम अगर चाहें राजनीतिक रूप से भी, हमारे राजनेता, हम सारे राजनेता लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उनका भला कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कई हमने अखबार में पढ़ा कि इनके लिए डाटाबेस इसका ये तैयार करने की आवश्यकता है, तो उस दिशा में भी हम लोगों को काम करना चाहिए। और कुछ विशेषज्ञों को लगा करके, कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पर आपके, कुछ यहाँ पर सोशल वर्कर हैं, वैसे लोगों को हम लोग, कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनको लगा करके हम लोग इस तमाम चीज़ों में आपका, चाहे रूरल डेवलपमेंट का को लेकर के, चाहे और भी चीज़ों को लेकर के हम कैसे इनको हम विशेषकर पलायन से रोके, ये हमको सीख लेना चाहिए, ताकि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं वो दूसरे प्रदेश में पलायन नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आज इस प्रदेश में जमीन का मामला एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ऐसे बात CNT एक्ट है, SPT एक्ट है,
और ये कानून के रहते हुए भी आज जितना जमीन का जो आपका गड़बड़ी जमीन में है, जिस तरह के आदिवासियों का जमीन के साथ में जो उनका जो कब्जा किया जा रहा है, उन पर जमीन लूटा जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है, और जमीन ऐसे ऐसे मामला है, तो इसलिए हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों पर भी हमारे जो आपके जो इसके लिए भी कि यहाँ बहुत ज़मीन को गलत तरीके से मैंने औने पौने दाम में यहाँ पर आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को ज़मीन को लूटा जा रहा है। इसलिए एक आयोग जैसा चीज़ को गठन करना चाहिए, जो आयोग यहाँ के जो ज़मीन का विशेषज्ञ हैं, चाहे CNT एक्ट का मामला का विशेषज्ञ हो, SPT एक्ट का मामला उसका विशेषज्ञ है, उन लोगों का एक टीम होना चाहिए, गठन होना चाहिए, आयोग उनका आयोग गठन होना चाहिए, और एक समय सीमा में सरकार को ये लोग सुझाव दें और सरकार इन सुझाव को पूरे अध्ययन करने के बाद सरकार इसका इम्प्लीमेंट इसका करना चाहिए। चूँकि यहाँ पर आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है तो हमारे जो बहुत सारे चीज़ें हैं, हमारे जो नीतिगत मामला है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से ही वहाँ पर आपका उसको उनके अनुशंसा होने के बाद ही सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये ज़मीन के जैसे मामला अगर हम बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले दिन में लोग ज़मीन से बिल्कुल बेदखल हो जाएंगे। जो आप देख रहे हैं कि आज ज़मीन का जो ज़मीन है, उस ज़मीन का बिल्कुल जो सारे चीज़ मैंने दस्तावेज बदल दिए जा रहे हैं, दस्तावेज गैप कर दिए जा रहे हैं, लोगों को एक तरफ से छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत व्यापक तरीके से पदाधिकारी, नेता, आम लोग, सारे लोग मिल करके इस काम में पूरा इस मुहिम में लगे हुए हैं, जो इस पर भी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। और कैसे हम ज़मीन को बचाएं यहाँ का, चूँकि आदिवासियों का ज़मीन, जल जंगल ज़मीन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और एक नारा भी है, लेकिन नारा से ही नहीं, इसको बचाना होगा, और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक्चुअली है क्या कि ज़मीन का ग्रैपिंग लोग कर लेता है, लूट लेता है, लेकिन हम उसको मान लिया है, पहले SAR कोर्ट, अब तो बंद है, SAR कोर्ट के तहत उसको वापस होता था, लेकिन जो आदमी गलत तरीके से ज़मीन को लेता था उसको हमने कभी उसको सज़ा नहीं देने का काम किया, उसके साथ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कानूनी कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों का मनोबल बढ़ते गया, और इसी का नतीजा हुआ क्या कि आज अधिकांश ज़मीन आप चाह करके भी, जबकि कानून उनके साथ है, फिर भी अगर आप देखेंगे ये कानून होते हुए भी ज़मीन उनका आपका छीना जा रहा है। इसे ये जन मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इस सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। और इसके लिए भी मैं कहूँगा कि ज़मीन के जानकार विशेषज्ञों का टीम, आयोग बना करके इसके कैसे इनका माने बचाव हो सके, कैसे जो गड़बड़ियाँ हैं उस गड़बड़ियों को दूर किया जा सके, कैसे जो गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्जा हो रहा है इसको रोका जा सके, कैसे जो ज़मीन से लोग बेघर हो जा रहे हैं उसको रोका जा सके। क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के को अगर बिल्कुल सही तरीके से अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, सही तरीके से अगर इस पर हम शासन प्रशासन अगर इसको काम नहीं करेगी, तो ऐसे परिस्थिति में ये सारा नारा ही रह जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये जो प्रदेश बना है वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये राज बनने का से ही यहाँ के लोगों को बहुत सारा उम्मीदें थी, न्याय मिलेगा, ये सारे चीज़ें थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाना ये दुर्भाग्य है। इसलिए आज जो परिस्थिति है ज़मीन से रिलेटेड, हम चाहेंगे कि यहाँ ज़मीन विशेषज्ञों का, जो जानकार लोगों का, और उनका टीम बना करके हम इसको उन लोगों को, उनकी जो प्रदेश जिस चूँकि यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था अविभाजित बिहार में,
और इसका जो एक लंबा संघर्ष के बाद ये राज्य मिला, तो लोगों को न्याय का उम्मीद है, यहाँ का उनको मान सम्मान, यहाँ की नौकरी चाकरी, उसमें हिस्सेदारी, शासन प्रशासन में उनके हिस्सेदारी होना चाहिए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ के लोगों को यहाँ से ही रोजगार से, यहाँ का नौकरी से ही उनको वंचित रखा जा रहा है। हम 3rd ग्रेड की बात करें, 4th ग्रेड की बात करें, BDO CO की बात करें, आज इसी प्रदेश में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड तक में यहाँ के लोग नहीं पाए जाते हैं। अभी बहुत सारे जगह बहुत तरीके से पिछले दरवाजा से पूरा एक तरफ से कहा जाए संविदा पर रखा जाता है अपने रिश्तेदारों को, और संविदा पर रखने के बाद मुझको 4 साल 5 साल तक उसको अपने मैंने पिछले दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में काम करने वाला नौकर चाकर को भी रख देता है। उसके बाद में उसको समय 4-5 साल गुजरने के बाद उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। अभी भी कई एक जगह उसका रेगुलराइज करने की बात चल रही है। पूरा नियुक्ति का नियमावली का अनुपालन नहीं होना, आरक्षण का आपका अनुपालन नहीं होना, रोस्टर का अनुपालन नहीं होना, ये बताइए, ये अजीब स्थिति है। और आज लोगों को अवसर मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को। इसीलिए राज्य सरकार को, विशेषकर मैं हेमंत सरकार से आग्रह करूंगा कि रेडिकल और हार्ड डिसीजन लेते हुए, चूंकि ये तमाम चीज़ों पर कि बहुत हो गया कि बाहर के लोगों को बहुत नौकरी मिला, बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, एक बार नौकरी करने के बाद में 40-50 साल रह जाएंगे, फिर तो यहाँ के लोगों को उससे बिल्कुल एक तरफ से कहा जाए उनका अवसर चला जाएगा। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल हर हालात में उनकी व्यवस्था हो, यहाँ के लोगों को, और इस सब चीज़ों में ध्यान देने की आवश्यकता है। चूँकि यहाँ पदाधिकारी कई एक लोग अपने तरीके से ही जो नियम कानून को बनाने का काम करते हैं, और एक तरफ से कहा जाए कि थोपने का काम करते हैं, और अपने लोगों को एकोमोडेट करने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए पूरा अब बहुत कई एक चीज़ें इनके हाथ से निकल गया हमारे लोगों के बीच से। अब ऐसी परिस्थिति में चाहिए कि अब कम से कम हेमंत सरकार से उम्मीद है कि यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के जो आपके नौजवान छात्र छात्राएं हैं, सारों लोगों के लिए उनको रोजगार का मुहैया कराए, और 100% यहाँ के लोगों को ही कराए। जिस प्रकार दूसरे प्रदेश में आपका आंध्र प्रदेश हुआ, आपका उसी प्रकार केरल में हुआ, आपका उसे दूसरे प्रदेश में, वहाँ पर आपका कानून यहाँ से सदन से पारित करा करके आपका सदन से पारित करा करके भारत सरकार से भेजे, और यहाँ के सारे नौकरी को सुनिश्चित करे। इस तरह का कदम मैंने एक तरफ से उठाना चाहिए, और जितने भी जो बैकडोर से या बाहर के लोग हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, हटाना चाहिए। उसके लिए ऐसे नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोगों को अवसर है, कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगा, लेकिन राज्य बना है तो आप उनके लिए तो करना ही होगा। साथ साथ में यहाँ के मैं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे आपके जो कुछ आपका संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी आपके यहाँ के लोगों को उनके उनके क्षमता के अनुसार उनको यहाँ पर उनको रखना चाहिए। आप चाहे आप यहाँ कहें जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे आपके यहाँ के आपके संवैधानिक संस्थान हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग की बात करें, झारखंड अधिविद्य परिषद की बात करें, इन तमाम चीज़ों में, चाहे बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, यहाँ इस प्रदेश के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। आखिर ये राज्य बना क्यों है? तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को कि अगर इस पर अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिन के लिए राज्य हित में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और राज्य को हम सही तरीके से हम एक सही खूबसूरती की ओर हम नहीं ले पाया जा सकेंगे। इसीलिए इन चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम कहें कि जितने भी जो संस्थान हैं, उन संस्थाओं में
हमको बारीकी से ध्यान में रखते हुए यहाँ झारखंड के आदिवासी मूलवासी को हमको बैठाने की जरूरत है। आज तो स्थिति ऐसा बन जा रहा है कि इस प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी छीना जा रहा है। आज देख लीजिए एमपी में आप देखें यहाँ पर 5-5, 6-6 एमपी आपके दूसरे प्रदेश के यहाँ आके एमपी बन गए। यहाँ पर अगर वो नॉन ट्राइबल का ही अगर सीट था तो यहीं का नॉन ट्राइबल को लोग यहाँ पर पार्टियां उसको टिकट देती। लेकिन देखें आप यहाँ पर अगर आप धनबाद की बात कहें, अगर आप पलामू के कंस्टिट्यूंसी पार्लियामेंट का बात करें, चतरा का बात कहें आप पूरा यहाँ पर, तो ये सारे चीज़ें अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप गोड्डा की बात करें वहाँ पर, तो यहाँ पर पार्लियामेंट सीट जैसे सीट में भी माने जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ अवसर राज बना तो यहाँ के लोगों को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ भी बाहर के लोग ही हो जा रहे हैं। इवन आपका एमएलए तक में यहाँ पर बाहर के लोग आ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर यही हालात हो जाएगा तो राजनीतिक रूप से भी प्रतिनिधित्व करने वाला यहाँ लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए चाहिए यहाँ पर कि किसी भी हालात में यहाँ के लोगों को हर एक जगह उनकी प्रतिनिधित्व ही नहीं, यहाँ के लोगों का हक बनता है सारे जगह यहीं के लोग आदिवासी मूलवासियों को यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए। ये आप और हम जनता, आपको भी हमको जानना है आखिर क्या हमारी कौन सा ऐसा हमारी ये ऐसा मजबूरी थी जो हम पलामू में हम बाहर के कैंडिडेट को जिता दिए, चतरा में हम जिता दिए, धनबाद में जिता दिए, गोड्डा में जिता दिए आपका, हैं। और तो और आप कहें तो यहाँ रांची पार्लियामेंट सीट का भी तो वही स्थिति है आपका। रांची पार्लियामेंट सीट का था पूरा यहाँ पर कि यहाँ भी आपका हो गया। तो आखिर क्या कारण था? तो कहीं ना कहीं हम झारखंड के लोग भी हम चीज़ों को समझते हुए भी हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जाति धर्म ये वो में करके, और अगर आप इस तरह करेंगे तो राज के प्रति जो आदमी जीत करके जाता है वो कमिटमेंट नहीं दे पाता है, पूरा वो नहीं दे पाता, उसको राज के प्रति उतना दर्द नहीं है। इसलिए राज के ही आदिवासी मूलवासियों को अवसर मिलना चाहिए। अब मैं कई तरह के इस तरह के जो समस्या है एजुकेशन में आप देखें, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल समस्या है, शिक्षक नहीं है, पारा शिक्षकों का मामला है, आपका बीआरपी सीआरपी का मामला है। तो कुछ चीज़ें जो आपका विद्यालय में हम विद्यालय के आज इतना पैसा यहाँ के लोग दे नहीं पाएंगे, और जो कोर्सेस हैं वहाँ पर वो कोर्स को भी यहाँ के बच्चे तब उसको पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो बाहर का यूनिवर्सिटी को मतलब का जिस तरह से एक तरफ मैंने कॉमर्शियल टाइप से मैंने व्यवसायिक तरीके से शिक्षण संस्थान को बना देना, ये झारखंड संस्कार के लिए भी झारखंड प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए जो शिक्षा के क्षेत्र में चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए हमें उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। आज जो शिक्षा का जो आपका गुणात्मक रूप से अगर कहा जाए इतना नीचे गिर गया है, तो उसको हमको ठीक करने के लिए हमको इस पर थोड़ा मतलब कृषि सेक्टर में जो काम होना चाहिए, जो यहाँ के जो आपके जो संस्थान है, चाहे बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, चाहे आपका कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें, इसका यूटिलाइज कहीं पर हो नहीं पा रहा है। बिरसा आपका एग्रीकल्चर से पढ़े हुए नौजवान जो निकल रहे हैं उसको हम यहाँ उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक कृषि इंजीनियर के रूप में जो 4 साल 4.5 साल पढ़ते हैं और जिन चीज़ों को उनको जानकारी हासिल होता है उसको हम स्टेट के लिए कहाँ उनको हम उपयोग करने का अवसर दे रहे हैं। हमें लगता है कि आपका कई एक लंबे समय से 15-16 साल से यहाँ पर आपके कृषि पदाधिकारियों का बहाली तक नहीं हुआ है पूरा। अंत में इसको सरकार के द्वारा बीटीएम बना दिया गया है, जिसका बीटीएम बना करके कहीं पर इंदिरा आवास की गिनती कराया जा रहा है, कहीं पर पशु गणना कराया जा रहा है। तो ये चीज़ों को समझना होगा कि जो हमारे कृषि सेक्टर में, चूँकि ये प्रदेश का जो 5 जो प्रमंडल है, अलग अलग इसका टोपोग्राफी है, भौगोलिक रूपरेखा है, तो इसके संबंध में भी हम जो कृषि विशेषज्ञों का टीम बनाकर इसको एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में जो काम करने के लिए हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ साथ में
हमारे जो आपके, चूँकि यहाँ पर आपका कृषि से मामले में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इस यहाँ पर आपका बाढ़ बिहार में आता है, यहाँ पर बाढ़ नहीं आता है। यहाँ पर आपका ठंडरिंग है, ओलावृष्टि है, आपका बेमौसम बारिश है, किसानों का नुकसान है पूरा के तरह। तो किसानों को हम उससे आपदा राहत भी हम कैसे हम उसको हम पहुँचाएँ। तो जिस अभी का विशेषकर ये कोरोना के समय में किसानों को जो कमर टूटा है, सरकार जो पैकेज उसको देना है, हम तो मांग करते हैं कि पर किसान को प्रति एकड़ 10,000 राशि उपलब्ध कराया जाए। ये तमाम चीज किसानों का मामला है, इस पर भी बारीकी से जानने समझने और अध्ययन करने की जरूरत है। और हमारे पास वैसे मेन पावर है, बशर्ते कि हम उसका यूटिलाइज करें, बशर्ते कि हम उसका उपयोग में लाएं। जैसे कृषि के क्षेत्र में हम कहें, उसके बारे में हम कहें, इसके ये कहें। अगली बात मैं कहूंगा कि आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज तक अगर देखेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा केवल भवन तो बनाया गया, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो इक्विपमेंट कहीं नहीं है, कहीं नहीं है इक्विपमेंट। नतीजा क्या होता है कि हम यहाँ के जो मरीज हैं उस मरीज को सही तरीके से सेवा नहीं मिल पाता है। नर्सेस का कमी है, डॉक्टर्स का कमी है, ये तो है ही। लेकिन जो चीज़ें मैंने जो केवल हम एक तरफ से कहा जाए कि भवन बनवाए, लेकिन यहाँ पर कुछ बाकी चीज़ों का कमी है, पूरा एक भी उपक्रम नहीं है। नतीजा हम सही तरीके से आज भी आप कोरोना में जिस तरह से जूझ रहे हैं, हम सही तरीके से यहाँ के लोगों को, मरीजों को हम सही तरीके से सेवा नहीं देने के कारण मरीज दूसरे प्रदेश जाते हैं, रेवेन्यू भी यहाँ का आपका जिसका नुकसान। आदिवासी से संबंधित हमारा आपका TRI है, TRI में आपका जहाँ पर आपका TRI में जो काम होना चाहिए वहाँ पर ना डायरेक्टर है, ना वहाँ कर्मचारी है, ना सही तरीके से वहाँ पर आपका चीज़ों का ना वहाँ दस्तावेज को रखा गया है। मैंने एक कहा जाए कि नाम के लिए आदिवासियों को कि TRI वहाँ पर ट्राइबल रिसर्च सेंटर वहाँ नाम के लिए आपका है, लेकिन जो TRI में जो रिसर्च होना चाहिए, शोध होना चाहिए, ये तमाम चीज़ का है, वहाँ शोधकर्ता तक नहीं है, वहाँ पर विशेषज्ञ तक नहीं है, पूरा नाम के लिए किया गया है। उसी तरह से आपका आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय डिफंक्ट है, कुछ काम नहीं हो पाता है। उसी प्रकार आपका आदिवासी सहकारिता सोसाइटी ये काम नहीं कर पाता है। तो केवल ना कागज में बना हुआ रहने से आदिवासी का विकास नहीं हो पाएगा। आदिवासियों का विकास करने के लिए आपको उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उस चीज़ों को आपको उसका एक तरफ से कहा जाए कि उनका इम्प्लीमेंट करना है। और साथ साथ में मैं कहूँगा कि जो आपका भाषा, संस्कृति, यहाँ की परंपरा है, ये तमाम चीज़ों में को ध्यान देते हुए मैंने आदिवासी का उनके विकास के लिए, उनके लिए जो संवैधानिक रूप से कानून बना हुआ है, इसका इम्प्लीमेंट भी करने की आवश्यकता है। आज आपका बैकलॉग बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, आदिवासी लोगों का बैकलॉग। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि रिम्स में कुछ वैकेंसी निकला तो उसमें आदिवासी का 0 वैकेंसी निकाल दिया। ये उसने अपना ये दिया, अपने तरफ से अपना तर्क दिया कि नहीं पहले ही इसका बहाली हो चुका है। पहले मतलब कब कि जब रिम्स जब बन रहा था उसमें बहाली किए, और अभी आप इस चीज़ों को आप कह रहे हैं और आप उनको लिए 0 में आप उसको करा दे रहे हैं। तो ये इस चीज़ों को, ये जो पदाधिकारी का जो मानसिकता है, तो इस मानसिकता को भी हमको राजनीतिक रूप से उसको तोड़ने की आवश्यकता है। आदिवासियों के संबंध में जो नियमावली है, चाहे आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, 5वीं अनुसूची है, इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। शेड्यूल एरिया है उसका भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ट्राइबल सब प्लान का राशि है उसका डाइवर्सन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और हमें नहीं लगता है कि इसकी जानकारी हम आपको है, निश्चित रूप से है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इसको सही तरीके से जो दिशा देना चाहिए ये पदाधिकारी के भरोसे में रख जा रहे हैं। तो झारखंड प्रदेश को बचाना है तो झारखंड में बहुत ऐसे शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं, जानकार लोग हैं, इनसे भी सरकार को राय मशवरा ले करके इस पर आदिवासियों के हित में काम करने की जरूरत है। और इसी में मैं कहूँगा कि यहाँ के जो आपका साझा संस्कृति है, यहाँ के आदिवासी
गैर आदिवासी का साझा संस्कृति है। रोजगार हो, चाहे हमारी भाषा संस्कृति हो, हमारा जमीन हो, ये तमाम चीज़ों को हम संरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ी बहस का एक विषय है और अलग अलग विषय सब्जेक्ट पर बहस करने की आवश्यकता है। आज ज़रूरत है कि जो गलतियां यहाँ पर, चाहे जमीन, नौकरी चाकरी, कई एक लोग अपने बहुत गलत तरीके से नाम बदल करके बहुत तरीके से नौकरी में भी जमीन में भी कुछ लोग कब्जा किए हैं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में जमीन लूटा जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, नहीं किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। हमारे प्रदेश में गलत तरीके से नौकरी लिया जा रहा है, पकड़ा रहा है, फर्जी तरीके से दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश में जो भी गलत चीज़ें हो रही है हम उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर कार्रवाई करने की और ज़रूरत है यहाँ का भाषा को संरक्षित करने का, जो यहाँ पर आपका ज़रूरत है यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने का, यहाँ का ज़मीन को संरक्षित करने का, यहाँ का जंगल को संरक्षित करने का। अगर इन तमाम चीज़ों को हम संरक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ इसी के एक दूसरे का समन्वय से ही आपका प्रदेश है झारखंड प्रदेश। दूसरे प्रदेश से झारखंड प्रदेश बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए कि हम कैसे इसको संरक्षित करें। ये तमाम चीज़ें कुछ ये में मुद्दे हैं, ये मुद्दे समय समय पर चर्चा होनी चाहिए। मैं लगातार इसके लिए कई एक सेमिनार, कई एक ये चीज़ें को आयोजन करके लोगों के पास बीच में रखने का प्रयास किया हूँ, हमारे साथी लोग भी किए हैं। हम चाहेंगे कि सारे लोग अपने अपने विचार को आप रख दें और थोड़ा ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम ईमानदारी से इस पर काम नहीं करेंगे तो आप केवल भाषण या किसी को आप उपदेश दे करके आप इसको आप नहीं कर सकेगा। इसलिए सैक्रिफाइस करने की भी ज़रूरत है और साथ साथ में ज़रूरत है इस पर आपको ईमानदारी से भी करने की ज़रूरत है। और हमारे लोगों में हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारे लोगों में साहस बढ़ाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से हम एक साथ एकजुट होकर के मिल करके यहाँ की साझा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस प्रदेश को हम आगे ले पाएंगे। और इसी से हमारे आदिवासियों का भी सब बचेगा, इसी से यहाँ का मूलवासियों का भी बचेगा। लेकिन हाँ, हमको एक चीज़ जरूर ध्यान देना है, मैं फिर एक बार कहूँगा कि झारखंड प्रदेश में जो इसका जो निर्माण आदिवासी को केंद्र बिंदु करके मान करके इसको बना निर्माण हुआ है, आदिवासी की बात समझना चाहिए। और ज़रूरत होगा तो आदिवासी को जहां आपको 2 आना आप लेते हैं तो आदिवासी को 4 आना देने में झिझक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हालात है आज जो गांव में जंगल क्षेत्र में, तो आदिवासी को अवसर इसका मिलना चाहिए। और इसके लिए हमको लगता है कि सारे लोगों को काम करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ का आदिवासी और मूलवासी दोनों एक दूसरे पर परस्पर सहयोगी बन करके प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। प्रसन्नजीत जी, आपका सवाल है कि आईटी विभाग में 332 ई मैनेजर्स का फाइल पिछले 1 साल से लंबित है। मुझे जानकारी मिली है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके संबंध में पत्र लिखा हूं और बिल्कुल ये चिंता का विषय है। मेरा आपसे आग्रह होगा एक बार थोड़ा आप संपर्क करें और आपके पास भी कुछ दस्तावेज हैं तो आप हमको दें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः इसको समझाऊंगा और इसको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और भी हमारे माननीय विधायक लोगों को और साथियों से भी मैं इन चीज़ों को चर्चा करूंगा।